करीब 3 दिन तक चली छापेमारी के बाद पीयूष जैन को कल जीएसटी इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर लिया। जैन के कानपुर और कन्नौज के ठिकानों से करीब 350 करोड़ की नकदी और अचल संपत्ति मिली है। जैन पर यह कार्रवाई जीएसटी चोरी के इल्जामों में हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जानकारी के मुताबिक 120 घंटे की जांच हुई है और 50 घंटे की पूछताछ के बाद पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पीयूष जैन की 16 बेशकीमती प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। कानपुर में 4, कन्नौज में 7, मुंबई में 2, दिल्ली में 1 और दुबई में भी 2 प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। इतने नोट कि अकेला आदमी गिनती करने बैठे तो गिनती भूल जाए। ये कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन का खजाना है, जिसे गिनने के लिए जब हाथ कम पड़ गए तो नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ गई। पहले कानपुर और फिर कन्नौज के पुश्तैनी मकान में छापे से बेहिसाब नकदी का खजाना मिलने के 3 दिन बाद कल इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। पीयूष की गिरफ्तारी जीएसटी इंटेलिजेंस ने की है। जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन के घर से अब तक 257 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। यही नहीं, सोना चांदी समेत करीब 100 करोड़ की अचल संपत्ति भी मिली है। पीयूष जैन के पुश्तैनी घर के अंदर एक तहखाना भी मिला है और फ्लैट में 300 चाबियां भी मिली हैं। फिलहाल पीयूष जैन के घर से हुई बरामदगी पर जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। कानपुर में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर छापेमारी के बाद शुक्रवार को कन्नौज में उनके पुश्तैनी घर की जांच चल रही थी। ये छापेमारी कल तक जारी रही। पीयूष जैन के एक घर में रखे केमिकल स्टॉक और दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। इस दौरान 18 सदस्यीय जांच दल के साथ पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन और भतीजे मोलू जैन मौजूद रहे। कानपुर में इत्र और गुटखा व्यापारी पीयूष जैन के घर की इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कम ही लोग होंगे जिन्होंने इतना कैश अपनी आंखों से देखा होगा। इसे अब तक की सबसे बड़ी रेड बताई जा रही है। कानपुर की रेड शुक्रवार रात ही खत्म हो गई थी, लेकिन इनकम टैक्स और जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी पीयूष जैन के बाकी ठिकानों की खाक छानते रहे। कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले की गलियों में बना ये घर कई घरों को मिलाकर तैयार किया गया है। सोचिए, इसमें 8 दरवाजे और 16 खिड़कियां हैं, यानी घर के किसी भी छोर से आवाजाही की जा सकती है। हर दरवाजा मजबूत लोहे का है, जिसमें अंदर झांकने जैसा कोई इंतजाम नहीं है। आम सा दिख रहा ये घर एक तरह से किले में तब्दील है। 300 चाबियों की बरामदगी से समझ सकते हैं कि इस घर में कितनी तिजोरियां और दरवाजे होंगे। अधिकारियों के सामने तिजोरियों और चाबी का मिलान मुश्किल हो गया तो तालों को काटना पड़ा। जो ताला काटने वाले लोग हैं उनको बुलाया गया है। ताला काटने वाले लोगों की मदद से तिजोरी खुलवाई जा रही है। जो गेट के दरवाजे हैं जो बंद हैं, जिनकी चाबी नहीं दी जा रही है, मिल नहीं पा रही है टीमों को, उन तालों को कटवा करके अब जांच की जा रही है। जब कुंडी वाला ताला तोड़ा, कुंडी में ताला लगे तो 2-4 ताले तोड़े। कैसे, मतलब क्या तिजोरी के ताले? नहीं, वो वाले गेट वाले ऐसे बड़े। अच्छा, गेट के ताले हैं। अंदर क्या तिजोरी है, क्या है? नहीं, हमने देखा। जांच से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीयूष जैन कई फर्जी कंपनियों के जरिए टैक्स की चोरी कर रहा था। अधिकारियों को कई कागजात भी मिले हैं, जिसे लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कन्नौज से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पीयूष जैन तक जीएसटी इंटेलिजेंस कैसे पहुंची। इन ग्राफिक्स पे आप नजर डालिए, इसमें ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी। दरअसल जीएसटी के अहमदाबाद यूनिट को ये खुफिया जानकारी मिली थी कि पीयूष जैन नाम का कारोबारी फर्जी बिल के जरिए जीएसटी की चोरी कर रहा है और इसी खुफिया सूचना पर 22 दिसंबर को जीएसटी इंटेलिजेंस का छापा पड़ा और टीम एक्शन में आई। पहले कानपुर में पीयूष जैन के गोदाम, दफ्तर और सहयोगियों के घर पर छापा मारा गया और उसके बाद छापेमारी में क्या कुछ मिला, इस तस्वीर पर भी आप गौर कीजिए कि देखिए कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर नोट पड़े हुए हैं। ये नोट देखिए आप किस तरह से यहाँ पर चोरी हो रही थी। पीयूष जैन के घर में रखे एक बड़े अलमारी से पेपर और प्लास्टिक में बांधे गए बड़े बड़े पैकेट मिले। उन पैकेट्स को खोला गया तो अधिकारियों के होश उड़ गए।
पैकेज के अंदर 500 और 2000 के नोटों की देखिए इस तरह से गड्डियां थी। गड्डियां इतनी ज्यादा थी कि उसे गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ी। 24 दिसंबर तक 150 करोड़ कैश की बरामदगी की गिनती हुई। फिर यह गिनती 257 करोड़ तक पहुंच गई। 100 करोड़ का सोना, चांदी और अचल संपत्ति अलग से मिली। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने बताया कि किस तरह से पुलिस पीयूष जैन तक पहुंची और अब वो पुलिस की गिरफ्त पे पहुंच गया है। अब आगे क्या होने वाला है ये जानते हैं हमारे सहयोगी संतोष शर्मा से, जो मेरे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, आप लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब आगे की राह पीयूष जैन के लिए और कितनी मुश्किल, किस तरह से अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी उनकी गिरफ्तारी के बाद? देखिए, बिल्कुल पीयूष जैन के लिए तो मुश्किलें बढ़ गई हैं। अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है जीएसटी और डीजीजीआई के द्वारा, क्योंकि अमूमन जीएसटी चोरी के मामले में गिरफ्तारी नहीं होती है। बहुत रेयर जब पुख्ता सबूत मिलते हैं और बड़ी जीएसटी चोरी के मामले सामने आते हैं तब गिरफ्तारी होती है। लेकिन पीयूष जैन को कल गिरफ्तार कर लिया गया। 120 घंटे की जांच और करीब 50 घंटे की पूछताछ के बाद पीयूष जैन गिरफ्तार कर लिए गए। ये पीयूष जैन का ये कानपुर का ये आनपुरी इलाके का ये मकान है। इसी मकान के अंदर से करोड़ों रुपया मिला है। मकान की अगर हम बात करें तो मकान एक किले नुमे से, बाहर एक साधारण बंगले की तरह नजर आएगा, लेकिन आप बंगले के चारों तरफ जो देखा जाए तो बैरिकेडिंग लगी हुई है। ऊपर जो है कांटेदार तार लगाए गए हैं। ये बता रहा है कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। सुरक्षा इसलिए की गई थी कि ताकि कोई अंदर ना आ जा सके। जो दरवाजे खिड़कियां हैं वो पूरे तरीके से ब्लैक स्क्रीन से ढकी गई हैं, ताकि दरवाजों से या खिड़की से कोई अंदर क्या चल रहा है वो ना देख सके। ये तमाम वजह थी, और जिसके बाद से जो 120 घंटे की जांच और पूछताछ होने के बाद पीयूष जैन को आखिर। संतोष, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या पीयूष जैन से जुड़े कुछ और लोग रेडार पर हैं या आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अभी तो ये शुरुआत है। पीयूष जैन के घर से जिस तरीके से करोड़ों रुपया मिला, तो ये अकेला पीयूष जैन का कारोबार नहीं हो सकता है। इतने बड़े अमाउंट का मिलना अपने आप में बता रहा है कि पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। जानकारी तो यहाँ तक मिल रही है कि ये जो कैश बरामदगी हुई है इसमें कहीं ना कहीं डीजीजीआई की टीमें अब इसमें हवाला ट्रांजैक्शन को भी खंगाल रही हैं। हवाला के जो कारोबार है, चूंकि कानपुर एक गुटखे का एक बड़ा सेंटर है, तमाम दूसरी इंडस्ट्रीज भी हैं, लिहाजा ऐसे में जो बड़ा कैश ट्रांजैक्शन होता है, जो अमूमन जो ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन होता है, वो हवाला के जरिए होता है। तो अब कहीं ना कहीं हवाला ट्रांजैक्शन की तरफ भी जांच मुड़ चुकी है, वहां पर भी जांच की जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी बरामदगी अकेले पीयूष जैन नहीं, तमाम अन्य कारोबारियों तक भी ये जांच की आंच पहुंचेगी। संतोष, पीयूष को कानपुर से अहमदाबाद ले जाने की तैयारी की जो सूचना आ रही है, तो अहमदाबाद ले जाने का मकसद क्या हो सकता है? क्या गुजरात से भी इस मामले का कोई लिंक? देखिए, इस पूरे मामले की जो कार्रवाई है डीजीजीआई के अहमदाबाद यूनिट ने शुरू की। वहां पर इनको एक ट्रक के अंदर से जो गुटखे का जो माल था वो बरामद हुआ। वहां से जब इन्वेस्टिगेशन का ट्रेल शुरू हुआ तो वो जाकर के कानपुर में पीयूष जैन तक आकर के अटक गया और यहां पर ये कार्रवाई हुई है। लेकिन पीयूष जैन को आज कानपुर की, चूंकि यहां पर गिरफ्तारी हुई है, लिहाजा इनको यहां पर आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद देखना होगा कि जो डीजीजीआई की टीमें हैं, चूंकि टीम अहमदाबाद की है, तो वो इसको अहमदाबाद ले जाती है या यूपी यूनिट और कानपुर यूनिट के हवाले करती है, ये देखना होगा। लेकिन आज इनको, जहां तक हमारे पास जानकारी मिल पा रही है, कि जो पीयूष जैन को कानपुर जो जीएसटी कोर्ट है वहां पर पेश किया जाएगा। शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा मामला है तो उस पर सियासत भी जमकर हो रही है। पीयूष जैन पर छापेमारी के बाद जमकर सियासत शुरू हुई। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव बगैर नाम लिए सरकार पर तंज कस रहे हैं, तो सीएम योगी सीधा पलटवार कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था,
आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। तो इस कार्रवाई पर अखिलेश यादव भी सवाल उठा चुके हैं और देखना होगा कि इस पूरे मामले पर अब राजनीति कितनी दूर तक खींचेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात रायपुर में हुए धर्म संसद की करेंगे। हिंदू धर्म के उत्थान को लेकर आयोजित 2 दिवसीय धर्म संसद में ऐसी बातें कही गईं कि देश शर्मसार हो गया। धर्म संसद में एक वक्ता ने राष्ट्रपिता के लिए खुलेआम अपशब्द कहा। हालात ऐसे हो गए कि कुछ संत धर्म संसद छोड़कर बाहर आ गए। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। ये एक संत की बोली है, ऐसी बोली कि हम आपको हूबहू सुनवा भी नहीं सकते। हमें बीप का सहारा लेना पड़ रहा है। और हम सब जिनको भी पूछ रहे हैं वो सब के सब राजा ही लोग हैं। कहने को तो ये धर्म संसद था, लेकिन एक धार्मिक मंच पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में ऐसी अधार्मिक बातें कही गईं कि देश शर्मसार हो गया। धर्म संसद में बुलाए गए कालीचरण महाराज का संबोधन सुनिए। काम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47वें कब्जा लिए भैया। 2 कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। कालीचरण की ख्याति शिव स्तोत्रम के पाठ की वजह से हो रही है, लेकिन अब ये राष्ट्रपिता के खिलाफ अभद्र भाषा बोलकर कुख्यात हो चुके हैं। संसार जिसे महात्मा गांधी के नाम से आज भी आदर से पुकारती है, उसे संत का चोला पहने कालीचरण एक धर्म संसद में अपशब्द कहते रहे। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का। धर्म संसद में मानो कालीचरण ठान कर ही पहुंचे थे कि वो जहर उगल कर ही दम लेंगे। वो वैसी उसने बोला था 15 मिनट पुलिस हटाओ, हिंदुओं को डालेंगे, तो हवा में लात मारी थी क्या उसने? नहीं, हवा में लात नहीं मारी उसने। सच्ची में मुसलमानों की तैयारियां हैं। खुलेआम बगैर किसी विरोध के इतना सब कुछ बोल लेने के बाद भी कालीचरण महाराज को लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। राजा कट्टर हिंदूवादी बिठाओ। और यज्ञ में जैसे आहुतियां देने के लिए उत्सुक रहते हैं, उस प्रकार वोट करने जाइए हिंदुत्व के लिए। कालीचरण का भाषण दायरे से बाहर हो चला था, खासकर बापू के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। आयोजकों को भी लग गया कि ये ज्यादा हो गया, लिहाजा धर्म संसद के संरक्षक राम सुंदर समेत कई संत आयोजन स्थल से बाहर निकल गए। सब हैरान थे, क्या से क्या हो गया। वो गलत था, पूरा गलत था, जिसमें क्योंकि मैं इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। हमारी पूरी आयोजक समिति इस चीज के लिए क्षमा चाहती है। हमको यह जानकारी नहीं थी कि कालीचरण महाराज आकर के महात्मा गांधी के बारे में ऐसा शब्द कहेंगे। नहीं, उन्हें हमने पहले भी कहा था कि इस मंच में कोई भी राजनीति दल या राजनीति नेता के बारे में चर्चाएं नहीं होंगी, केवल सनातन धर्म के बारे में ही चर्चा होगी। ये पहले भी सभी संतों को कहा गया था। उस समय जब महात्मा गांधी जी को गाली दी जा रही थी, उस समय आपने कुछ नहीं बोला? किसने? गांधी जी इसी में कहा कि अपना हाथ बांध के मुझे बैठा दिया गया। महात्मा गांधी को गाली दी गई मंच से। हाँ, यहाँ पर हाँ, यहाँ हम कोई कमेंट नहीं करेंगे भी बेटा। अभी यहाँ शांति है, वो जो माहौल है साधु, उसे शांत करना है। 2 दिन के इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आना था, लेकिन वो नहीं आए। इससे पहले हरिद्वार में भी धर्म संसद का आयोजन किया गया, जहां इसी तरह के भाषण दिए गए थे। हेमेंद्र शर्मा, रायपुर, आज तक।
आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। अब बात पंचायत राज्यों के चुनाव पर मंडराते ओमिक्रॉन के खतरे की। माना जा रहा है कि फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। ऐसे में क्या चुनाव कराना सही होगा? इसी संकट पर विचार करने के लिए आज चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की मीटिंग हो रही है। चुनाव आयुक्त और स्वास्थ्य सचिव समेत दोनों तरफ से अधिकारी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर हैं। पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि कोरोना के संकट को देखते हुए यूपी में चुनाव में 1-2 महीने के लिए टाल दिया जाए। संजय शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। जिस तरह से ओमिक्रॉन के जो मामले हैं देश भर में संजय फैल रहे हैं, जाहिर सी बात है चुनाव आयोग का जो सुझाव था वो एक अच्छी दिशा में था कि अगर मामलों को रोकना है, अगर रफ्तार को कम करना है तो उसके लिए अगर चुनाव 1-2 महीने के लिए टाल दिए जाए तो अच्छा रहेगा। क्या लगता है कि क्या आज इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा? ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी थी कि चुनाव आयोग चुनाव टाल दे, लेकिन चुनाव टालने के लिए ज़रूरी है कुछ संवैधानिक कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। मुश्किलें ये कि कुछ चुनौतियां हैं जिनको दूर करना होगा। अव्वल तो ये कि 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव कार्यकाल सबसे पहले समाप्त हो रहा है, बाकी उसके बाद अन्य विधानसभाओं की बात होती है। तो ऐसे में एक भी दिन कार्यकाल अगर बढ़ाना है तो संसद को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, उसके बाद ही कार्यकाल बढ़ सकता है, या फिर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए जिसके लिए सदन बुलाने की जरूरत है। चुनाव आयोग के अधिकारियों से हमारी बात हुई, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, विशेषज्ञों के साथ उनकी मीटिंग इस बात को लेकर है कि अगर चुनाव अपने शेड्यूल पर कराया जाए तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है जिसमें लोगों पर भी पाबंदी रहे और राजनीतिक सरगर्मियों पर भी पाबंदी रहे और पूरे सुरक्षित तौर पर चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं, इस पर वो बात कर रहे हैं। और अधिकारियों का ये कहना है कि चुनाव टालने से ज़्यादा ज़रूरी है कि चुनाव कैसे कराए जाएं जिसमें लोगों की सेहत की सुरक्षा भी रहे और साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी पूरी हो। उन सारी चीज़ों पर, यानी बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए, इसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराया जाए, इस पर बात हो रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि चुनाव आयोग अगर चुनाव कराता भी है तो एक तो चुनाव प्रचार का समय काफ़ी कम हो जाएगा, दूसरा रैलियों पर पाबंदी रहेगी। गाइडलाइन जो पहले जारी की गई थी, गाइडलाइन का लोग अपने अपने हिसाब से उसको गाइड करने लग गए थे। तो अब ये होगा कि चुनाव आयोग सख्ती बरतेगा और सख्ती बरतने के साथ ही ये ऑब्जर्वर्स बढ़ाए जाएंगे और ये देखा जाएगा कि कहीं कोई मनमानी ना करे, और मनमानी करे तो तुरंत नजर बनाए रखेगा। आगे भी आपके पास रुक करेंगे और इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह का सुझाव दिया था, क्या उस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है? क्या इस बैठक के बाद चुनाव की तारीखों का भी ऐलान जल्द हो सकता है? आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। दिल्ली में आज रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू होगा। चुनावों को लेकर सस्पेंस खत्म आज हो सकता है इस बैठक में, लेकिन इस बीच आज रात से दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू शुरू होने वाला है। दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हाल के दिनों में राजधानी में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक कई राज्य नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर चुके हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, हरियाणा, गुजरात शामिल हैं और दिल्ली में भी आज रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू रहेगा। अरविंद ओझा मेरे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद का रुख करते हैं। अरविंद, दिल्ली की इस वक्त जो हालत है, जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ये एक अहम फैसला। जी बिल्कुल, देखिए एक अहम फैसला है और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो जो 26 दिसंबर का आंकड़ा है, 24 घंटे में 290 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, एक शख्स की मौत हो गई थी। तो लगातार जो केसेस बढ़ रहे थे, उसके बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि आज से रात 11 बजे से 5 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू है वो लागू होगा। यानी 11 बजे से 5 बजे तक सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं वो ही दिल्ली की सड़कों पर दिख पाएंगे, उसके अलावा और कोई नहीं दिख पाएगा। लेकिन आपको बताऊं, ये ठीक 31 दिसंबर के पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कनॉट प्लेस का एरिया, और पीछे आपको पुलिस कर्मी यहां पर दिखाई देंगे। जब से ये नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है, तो ऐसे में इन इलाकों में नए साल का जश्न मनाने के लिए काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। यानी कनॉट प्लेस के आसपास अब भीड़ कम से कम 31 दिसंबर को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आज से ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान है और इम्प्लीमेंट हो जाएगा 11 बजे से 5 बजे तक। अब पुलिस की मौजूदगी
दिल्ली की सड़कों पर रहेगी, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है, और सख्ती से जो नाइट कर्फ्यू है उसका पालन कराया जाएगा। लेकिन ये एक अहम फैसला है क्योंकि लगातार जो कोरोना के केस बढ़ रहे थे और जो दूसरी लहर थी जब कोरोना की, उस वक्त दिल्ली ने काफ़ी कुछ झेला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है ये इसलिए किया गया है कि कुछ हद तक जो वायरस है, जो महामारी है, वो कम फैले, लोगों के बीच संक्रमण कम फैले। तो एक पहला स्टेज है जिस तरीके से कोविड के जिस तरह से हमने दिल्ली के बाजारों की तस्वीरें देखी, लापरवाही हो रही थी, लोग अनदेखी कर रहे थे नियमों की, उसे देखते हुए ये बहुत अहम फैसला। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद, ताज़ा अपडेट पहुंचाने के लिए। अब बात मौसम की करते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल और आज अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, जमकर बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी से स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ गई, जबकि टूरिस्ट के चेहरे खिल उठे हैं। बर्फ ने ऐसा श्रृंगार किया कि सब कुछ सफेद सफेद हो गया। घरों पर बर्फ की परतें, रास्तों पर बर्फ की चादर, कारों पर बर्फ की सफेद मोटी परत। लेकिन इतना काफी नहीं है। तस्वीरों में देखिए, बर्फबारी जारी है। ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चोपता दुगलबिट्टा की तस्वीर है। ऐसा लगता है प्रकृति पुराने साल को बर्फीली विदाई दे रही हो, या फिर नए साल के स्वागत में बर्फीली कालीन बिछाई जा रही हो। चोपता में सीजन की ये दूसरी बर्फबारी है। बर्फबारी की खबर मिलते ही पर्यटकों ने चोपता का रुख करना शुरू कर दिया है। 31 दिसंबर तक के लिए चोपता के सभी होटल लॉज पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी की यह तस्वीर देखिए। कुदरत की खूबसूरती देखते ही बनती है। मुनस्यारी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में कल शाम अचानक मौसम ने करवट बदली और बर्फबारी शुरू हो गई। ये उत्तराखंड के औली की तस्वीर है। पिछले कई दिनों से यहाँ का नजारा ऐसा ही बना हुआ है। बर्फबारी के बीच औली पर्यटकों से गुलजार है। औली में कल जमकर बर्फबारी हुई है। कल सुबह तक यहाँ जबरदस्त धूप खिली हुई थी, लेकिन दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और औली में झमाझम बर्फबारी शुरू हो गई। कल औली में 4 इंच तक की बर्फबारी दर्ज की गई। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए यहाँ पहले ही बड़ी तादाद में टूरिस्ट मौजूद हैं। बर्फबारी ने मानो उनकी मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी। औली में बर्फबारी का काफी अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है और काफी टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं और लोगों को आनंद आ रहा है कि जो लोग इस बर्फबारी का नजारा देखना चाहते थे वो लोग आज औली में पहुंचकर अपने आप को भाग्यवान समझ रहे हैं। जो स्नोफॉल अभी ताजा हो रही है यहाँ पे, बहुत मजा आ रही है। और हम इधर 5 दिन और रहने वाले हैं, तो हमको स्कीइंग सीखना है, तो हम स्कीइंग सीख के जाएंगे यहाँ से। उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र का नजारा भी अलग नहीं है। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ बर्फ ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। यमुनोत्री में कल 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी हुई, जबकि हर्षिल मुखवा और गंगोत्री में बर्फ की करीब 3 इंच मोटी चादर बिछ चुकी है। हर्षिल को गंगा जी का शीतकालीन प्रवास माना जाता है। भारी बर्फबारी से समूची गंगा घाटी बर्फ की मोटी परत से ढक गई। उत्तराखंड की तरह बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी हुई है। ये हिमाचल प्रदेश के नरकंडा की तस्वीर है। कल जब बर्फबारी शुरू हुई तो टूरिस्ट गाड़ियां रोककर सड़क किनारे बर्फ का मजा लेने लगे। टूरिस्टों के लिए ये मानो ख्वाब पूरे होने जैसा था। हम दिल्ली से आए हैं नारकंडा स्पेशल स्नोफॉल के लिए और आज बहुत अच्छी बर्फबारी यहाँ हो रही है। नज़ारा जो है देखने का है, बहुत ही मस्त नज़ारा है। यहाँ पे आज स्नोफॉल हुआ है बहुत सारा, तो जिस वजह से टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी आए हैं और टूरिस्टों को भी यहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल देखने को मिला है, जिससे वो लोग बहुत खुश हुए हैं।
अब बात जम्मू कश्मीर की। पुंछ में हिमपात का ये दौर जारी है। 24 दिसंबर से यहाँ बर्फबारी शुरू हुई है। तब से आज तक ये दौर थमा नहीं। हालात ऐसे हैं कि लगातार पारा गिरता जा रहा है। लोगों की आवाजाही पर संकट बढ़ गया है। ये तस्वीर मुगल रोड की है, जो बर्फबारी की वजह से बंद हो गई है। साफ है, एक तरफ बर्फबारी टूरिस्टों के लिए मौज लाती है तो स्थानीय लोगों के लिए आफत। आज तक ब्यूरो।